नमस्कार, मैं श्रीमती राजेश्वरी सोनी, सहायक प्राध्यापक शासकीय महाप्रभु वल्लभाचार्य स्नातकोत्तर महाविद्यालय महासमुंद। आज आप सभी को व्यावसायिक सांख्यिकी जो बीकॉम भाग 2 के समूह तृतीय का प्रथम प्रश्न पत्र है, उसके यूनिट 4 निर्देशांक से यह मेरा पहला लेक्चर है। तो हम आज निर्देशांक की विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। निर्देशांक के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। निर्देशांक का अर्थ एवं परिभाषा। निर्देशांक का अर्थ सूचकांक या सूचक अंक के रूप में हम जान सकते हैं। यह अंक जो होता है दो समय अवधि या दो स्थान के जो तथ्य होते हैं उन पर जो परिवर्तन होता है उसका माप कराता है। अर्थात एक के आधार पर दूसरे का कितना परिवर्तन हुआ इसका माप कराता है। इसे हम निर्देशांक कहते हैं। जैसे हम कहते हैं कि महंगाई बढ़ गई है, रुपये का मूल्य घट गया है, औद्योगिक क्रिया में गतिशीलता आ गई है, तो यह जो भी कथन है वह किसी न किसी तुलनात्मक आधार पर होता है और तुलनात्मक आधार निर्देशांक के आधार पर ही निकाले जाते हैं। जैसा कि उदाहरण में आपके सामने लिखा हुआ है कि वर्ष 1991 में और वर्ष 1992 में गेहूं का भाव अलग अलग था। तो गेहूं का भाव 91 की तुलना में 92 में कितना वृद्धि हुआ, यह आपके सामने निर्देशांक के द्वारा ही निकाला गया है उदाहरण के रूप में। अब निर्देशांक की भिन्न भिन्न प्रोफेसरों ने, भिन्न भिन्न अर्थशास्त्रियों ने, भिन्न भिन्न सांख्यिकी विद ने अलग अलग परिभाषाएं दी हैं। जैसे क्रॉक्सटेन, क्राउडेन, वेशल, विलेट और साइमोन, प्रोफेसर ब्लेयर, प्रोफेसर सैक्राइस्ट, प्रोफेसर स्पाइगेल, यह सभी परिभाषा आपके सम्मुख दिखाई दे रही है। इसमें से आप परिभाषाओं को जैसा शब्दों में दिया है उसी शब्दों में आपको अंकित करना होता है। परिभाषा का निष्कर्ष हम यह निकालते हैं कि सूचकांक समय एवं स्थान के अनुसार विभिन्न श्रेणियों में आने वाले परिवर्तन का माप है। इसके बाद हम निर्देशांक की विशेषताओं के बारे में अध्ययन करेंगे। निर्देशांक में निम्न विशेषताएं होती हैं। सबसे पहला पॉइंट है संख्या द्वारा व्यक्त। निर्देशांकों को संख्या द्वारा ही व्यक्त किया जाता है। एक्सप्लेन बाय नंबर्स। किसी भाव के रूप में, किसी अभिव्यक्ति के रूप में इसे मापा नहीं जा सकता है, इसे संख्या के रूप में ही व्यक्त किया जाता है। नेक्स्ट, औसत रूप में प्रस्तुत। प्रेजेंट एट एवरेज टाइप। निर्देशांक को औसत के रूप में भी व्यक्त किया जाता है। जो भी परिवर्तन है उसके औसत रूप में प्रकट किया जाता है कि परिवर्तन की दिशा और मात्रा कितनी है। नेक्स्ट, प्रतिशतों का माप। निर्देशांक के द्वारा प्रतिशत जो निकाले जाते हैं उनका माध्य, प्रतिशतों का माध्य, एवरेज ऑफ परसेंटेजेस, माध्य निकाला जाता है और 100 में आकलन करके रिजल्ट, परिणाम दिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, तुलना का आधार समय और स्थान। हम निर्देशांकों में यदि दो अवधि या दो स्थान का तुलना करते हैं, परसेंटेज निकालते हैं, तो उसका मुख्य आधार होता है समय आधार पर। जैसे कि वर्ष 1991, वर्ष 1992 या वर्ष 1980 का वर्ष 1990 से तुलना किया जा सकता है। वैसे ही स्थान के आधार पर किसी विशेष स्थान या भूभाग का अन्य स्थान पर कितना प्रभाव पड़ता है, यह परिवर्तन मापा जाता है। सापेक्ष रूप में as depend on any other। निरपेक्ष निर्देशांक हमेशा निरपेक्ष न होकर सापेक्ष होता है, यानी किसी न किसी आधार पर ही तुलना की जाती है। सापेक्ष आधार पर ही निर्देशांकों का मान निकाला जाता है। सापेक्ष मतलब एक की अपेक्षा दूसरे का मान। इसके बाद हम निर्देशांकों का महत्व क्या है, उसकी उपयोगिता क्या है, उसका भी अध्ययन कर लेते हैं। अगर निर्देशांक सारे व्यावसायिक जगत में उपयोग किया जाता है तो उसके
निर्देशांकों की उपयोगिता या महत्व निम्न बिंदुओं पर आधारित है। निर्देशांक जटिल तथ्यों को सरल बनाता है। मेक इजी ऑफ डिफिकल्ट फैक्ट्स। निर्देशांक तुलनात्मक अध्ययन को संभव बनाता है। पॉसिबल कंपैरेटिव स्टडी। निर्देशांकों के द्वारा हम तुलनात्मक अध्ययन कर सकते हैं। नेक्स्ट, मुद्रा की क्रय शक्ति का माप। मीजर ऑफ परचेस पावर ऑफ मनी। निर्देशांक हमें यह बताते हैं कि मुद्रा की क्रय शक्ति कितनी है। राष्ट्रीय आय में परिवर्तन का अनुमान लगाना। निर्देशांकों की गणना के आधार पर हम राष्ट्रीय आय के परिवर्तन का अनुमान लगा सकते हैं। एस्टिमेशन ऑफ चेंज इन नेशनल इनकम। निर्देशांकों के द्वारा हम सामान्य मूल्य में परिवर्तन का अध्ययन कर सकते हैं कि किसी भी वस्तु या मुद्रा के मूल्य में परिवर्तन का अध्ययन कराता है। पॉसिबल स्टडी ऑफ चेंजेस ऑफ नॉर्मल वैल्यूज। जीवन स्तर में परिवर्तन का ज्ञान। हमें निर्देशांक हमारे जीवन स्तर में जो परिवर्तन हुआ है उसका भी ज्ञान कराता है। नेक्स्ट पॉइंट, भाविक आर्थिक प्रवृत्ति की ओर संकेत करना। हमें भविष्य की आर्थिक गतिविधियों की ओर निर्देशांक सहायता करता है। नेक्स्ट, आर्थिक नीतियों के निर्माण में सहायक। वेतन, महंगाई भत्ता, सैलरी, डीए आदि को फिक्स करने में, पॉलिसीज बनाने में निर्देशांक हमारा सहयोग करता है। नेक्स्ट, सरकार द्वारा आवश्यक नियंत्रण संभव। निर्देशांकों के परिणाम के आधार पर सरकार अपने निर्णय लेती है और कंट्रोल करती है, पूरे देश को नियंत्रित करती है। जैसे कि उत्पादन गणना, रोजगार गणना, उपभोग गणना निर्देशांक के द्वारा करके सरकार आवश्यक नियंत्रण संभव करती है। सार्वभौमिक उपयोगिता। नेक्स्ट पॉइंट है सार्वभौमिक उपयोगिता। यूटिलिटी ऑफ टोटल एनवायरनमेंट। वर्तमान युग में निर्देशांकों का उपयोग समस्त जगत में किया जाता है। समस्त व्यापारिक जगत में, आर्थिक जगत में, उपभोग जगत में और सामान्य रूप से भी तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। और जो गणना योग्य अंक होते हैं वह सूचकांक के महत्व को प्रदर्शित करते हैं। निर्देशांकों के इतने महत्व के पश्चात कुछ सीमाएं या लिमिटेशंस भी हैं। लिमिटेशंस ऑफ इंडेक्स नंबर। कुछ सीमाएं भी हैं जिसके आधार पर निर्देशांकों की गणना सही नहीं होता है। फर्स्ट पॉइंट है पूर्ण सत्य नहीं। निर्देशांकों के जो निर्णय होते हैं उससे किसी आधार पर हम निकाले होते हैं और चूंकि वह आधार सही नहीं होते हैं, अतः हमारी जो निर्देशांक के आकलन है आवश्यक नहीं है कि वह पूर्ण सत्य हो। इसलिए निर्देशांक गणना योग्य, सोचनीय होते हैं। केवल सापेक्ष अध्ययन संभव। निर्देशांकों की गणना केवल किसी न किसी आधार पर की जाती है, अतः निर्देशांक केवल सापेक्ष अध्ययन बताता है, निरपेक्ष अध्ययन के बारे में जानकारी नहीं देता है। अंतरराष्ट्रीय तुलना संभव नहीं। निर्देशांकों के आधार पर अंतरराष्ट्रीय तुलना नहीं की जा सकती है। नेक्स्ट पॉइंट, समय का अंतर। निर्देशांकों की तुलना करने में समय आने पर कठिनाई होती है क्योंकि समय के अनुसार आदत, रुचि या परिस्थितियां बदलती हैं, अर्थात समय आधारित निर्देशांक सही नहीं माने जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, गुणात्मक पहलू पर ध्यान नहीं। निर्देशांक गुण या भाव आदि पर ध्यान न देकर केवल अंकात्मक ध्यान कराता है, अतः यह भी निर्देशांक की सीमा है। निर्देशांक लगभग संकेतक है, अर्थात वह सिर्फ संकेत मात्र देता है, आपको कोई परिणाम नहीं बताता, सिर्फ वह संकेत बताता है कि परिवर्तन कितना हुआ है। नेक्स्ट, भ्रमात्मक निष्कर्ष। विभिन्न निष्कर्ष विभिन्न परिणाम दिखाते हैं, विभिन्न निर्देशांक, इसीलिए इसके निष्कर्ष जो है वह भ्रमात्मक माने गए हैं। सीमित उपयोग। निर्देशांकों का उपयोग किसी एक क्षेत्र या विशेष तक सीमित मात्रा में ही किए जा सकते हैं, पूर्ण मात्रा में नहीं किए जा सकते हैं। भार देने में त्रुटि होती है। निर्देशांकों में भार देने में हमें परिणाम गलत आते हैं।
निर्देशांकों के अंतर्गत भार देने का कोई आधार नहीं है, अतः परिणाम शोचनीय होते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट, फुटकर मूल्य सूचकांक का अभाव। निर्देशांक जो है फुटकर मूल्य का कोई भी सूचकांक नहीं दे पाता है, क्योंकि वह परिवर्तन बहुत अधिक परिवर्तन होता है, अतः फुटकर मूल्यों के आधार पर निर्देशांकों की गणना नहीं की जाती है। तो इस तरह से प्रोफेसर कोलबर्न ने बहुत सारी दोष बताए हैं जिसके अंतर्गत निर्देशांकों का उपयोग उचित नहीं मानते हैं, लेकिन फिर भी व्यावसायिक जगत में उपयोगिता निर्देशांकों की उपयोगिता अधिक है और सीमाएं कम है। अब हम देखते हैं कि निर्देशांकों की रचना करते समय हमें एक व्यवसायी को कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए। पॉइंट्स टू रिमेंबर व्हाइल कंस्ट्रक्टिंग इंडेक्स नंबर। निर्देशांक की गणना करते समय, निर्देशांक की रचना करते समय हमें निम्न बिंदुओं पर ध्यान देना चाहिए। निर्देशांक का उद्देश्य, सबसे पहले आप अपने उद्देश्य का ध्यान रखें कि पर्पस ऑफ इंडेक्स नंबर क्या है, उसके आधार पर आपको निर्देशांक चयन करना होगा। आधार काल का सेकंड पॉइंट, आधार काल का चुनाव, सिलेक्शन ऑफ द बेस पीरियड। आधार काल का चयन उचित रूप से होना चाहिए ताकि परिणाम उचित हो। नेक्स्ट, वस्तुओं का चुनाव, सिलेक्शन ऑफ द कमोडिटीज। आप वस्तुओं का चुनाव इस तरीके से करें कि आपके निर्देशांक की गणना उचित परिणाम दे। जैसे वस्तुओं की संख्या कितनी होनी चाहिए, कौन कौन सी वस्तुओं को शामिल करना चाहिए, वस्तुओं का वर्गीकरण करके आपको निर्देशांक की गणना में शामिल करना चाहिए। अर्थात वस्तु की संख्या, वस्तु की मात्रा और वस्तुओं की भेद को ध्यान में रखकर आपको अपने निर्देशांकों की रचना करनी चाहिए। वस्तुओं की कीमतों का चुनाव, आपको वस्तु जिसका सिलेक्शन किया है उसकी कीमत में बहुत अधिक उतार चढ़ाव है या नहीं है, इस बात का ध्यान रखकर आपको निर्देशांक की गणना करनी चाहिए। नेक्स्ट, भार देने का ढंग या तरीका, सिस्टम ऑफ वेटिंग। आप यदि निर्देशांक भारित माध्यम से निकाल रहे हैं तो किस तरीके से भार देना चाहिए, उसको सही आकलन से ही आपको निर्देशांक की गणना करना चाहिए। और लास्ट पॉइंट है माध्य का चुनाव। चूंकि निर्देशांक की गणना के लिए अलग अलग प्रकार के माध्यों का प्रयोग किया जाता है, इसलिए उचित निर्देशांक के लिए उचित माध्यम का प्रयोग करना चाहिए। ये सारे बिंदुओं की व्याख्या जो कि आपकी किताब में आपको सामने दिखाई दे रही है कि आधार का काल का चुनाव कैसा करना चाहिए, भार कैसे देना चाहिए और विभिन्न प्रकार से कीमतों का चुनाव किस प्रकार से करना चाहिए, यह पेज आपके सामने दिख रहा है। जैसे कि मुद्रा के लिए थोक कीमत निर्देशांक है, जीवन निर्देशांक है, भौतिक निर्देशांक है, सामान्य मूल्य स्तर है, इसका चुनाव किस तरह से करना चाहिए। अब हम आगे अध्ययन करेंगे कि माध्यों का तुलनात्मक अध्ययन क्या होता है, माध्यों का तुलनात्मक अध्ययन किसे कहते हैं। हम निर्देशांकों की गणना के लिए विभिन्न प्रकार के माध्य का प्रयोग करते हैं। प्रश्न में मुख्यतः हम समांतर माध्य, गुणोत्तर माध्य और मध्यिका, अधिकांशतः हम इन्हीं तीनों माध्य का प्रयोग करते हैं। तो विभिन्न प्रकार के विभिन्न सांख्यिकी विद द्वारा यह कहा गया है कि माध्यों का प्रयोग गुणोत्तर माध्य से करना सबसे उपयुक्त माना गया है। और लेकिन गुणोत्तर माध्य की गणना में थोड़ी सी कठिनाई आती है, इसलिए समांतर माध्य के द्वारा निर्देशांकों का आकलन सर्वाधिक लोकप्रिय है। उपयुक्त तो गुणोत्तर माध्य विधि है, लेकिन समांतर माध्य निकालकर निर्देशांकों की तुलना करना जो है वह सर्वाधिक लोकप्रिय है। अधिकांशतः सभी व्यक्ति निर्देशांकों की गणना में समांतर माध्य का प्रयोग करते हैं। अब हम अध्ययन करेंगे कि हम जब निर्देशांकों की गणना करते हैं तो आधार का चुनाव करते हैं। इस आधार में कौन कौन सी विशेषताएं होने चाहिए। हम दो प्रकार के आधारों का चुनाव कर सकते हैं, एक स्थिर आधार होता है और दूसरा
आधार में सामान्य होना चाहिए। अच्छे आधार को एक वास्तविक रूप होना चाहिए और सभी सूचनाएं उपलब्ध कराने वाले आधार होना चाहिए। वह आधार बहुत ही पुराना नहीं होना चाहिए और नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट सामान्य आकार का होना चाहिए। स्थिर आकार की और श्रृंखला आधार, स्थिर आधार और श्रृंखला आधार दोनों में कुछ भेद पाए जाते हैं जो आपके सामने दिखाई दे रहा है। अब हम देखते हैं कि निर्देशांकों का वर्गीकरण, निर्देशांकों के वर्गीकरण किस आधार पर किया जाता है। वर्गीकरण दो आधार पर किया जाता है, चरों के आधार पर और भार के आधार पर। चरों के आधार पर पहला होता है कीमत निर्देशांक और दूसरा होता है भौतिक मात्रा का निर्देशांक और तीसरा होता है व्यापारिक क्रिया का निर्देशांक। जिसमें से कीमत निर्देशांक दो भागों में निकाले जाते हैं, थोक कीमत निर्देशांक और जीवन निर्वाह निर्देशांक। भौतिक निर्देशांक तीन बिंदुओं पर निकाले जाते हैं। भौतिक निर्देशांक अर्थात गणना वस्तुओं के निर्देशांक, उपभोग निर्देशांक, औद्योगिक निर्देशांक और निर्यात निर्देशांक को भौतिक मात्रा निर्देशांक कहते हैं। और तीसरा होता है व्यापारिक क्रिया निर्देशांक, जिसमें व्यापार की क्रिया के परिवर्तन की जानकारी प्राप्त की जाती है।